नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही, हम अष्टादश अध्याय बमन विरेचन विधि कर रहे हैं। तो इसमें से हमने बमन वाला पॉइंट था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे विरेचन विधि। तो इस पर स्टार्ट करते हैं विरेचन विधि। आपको अगर PDF नहीं मिल रही है, मतलब PDF क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्लॉग्स और 1 से 30 तक के वीडियो के लिंक एक साथ नहीं मिल रहे, उनको आपको चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विरेचन। विरेचन पित्तज रोगों की प्रधान शोधन चिकित्सा है। उसी तरीके से जैसे अपन ने भमन का किया था कि पित्तज रोगों की प्रधान चिकित्सा क्या है, प्रधान शोधन चिकित्सा है विरेचन। क्योंकि आपको पता है चिकित्सा दो प्रकार की होती है, समन और शोधन। तो समन में नाम आएगा किसका, घी का, और शोधन में आएगा विरेचन का। तो जितने भी पित्तज विकार है, पित्त दोष की विकृति के कारण जितने भी रोग पैदा होते हैं, उनकी प्रधान चिकित्सा की लास्ट रामबाण चिकित्सा होती है विरेचन। तो पित्त का स्थान पचमाशय, नाभि या आमाशय खा जाए, जो मतलब पकवास, पचना से जहाँ मतलब छोटी गृहिणी उसको मान सकते हो, पचनवा से जहाँ पे भोजन सर्वाधिक पचता है, नाभि या आमाशय, तीनों में से अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। तो आपको मतलब ये बोल सकते हो कि गृहिणी, डुडेनम या फिर आमाशय या नाभि पित्त का स्थान है। देखो 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है कि पित्त का स्थान लिखिए, कि प्रधान चिकित्सा पित्तज रोगों की प्रधान चिकित्सा क्या है, विरेचन आंसर हो गया। पित्त का स्थान क्या है, ये भी आ गया। पित्त को समीपस्थ मार्ग गुदा से बाहर निकाला जाता है। कौन से पित्त की बात हो रही है, विकृत पित्त को समीपस्थ मार्ग गुदा से निकाला जाता है। अब देखो क्वेश्चन उसी तरीके से आता है कि विरेचन साध्य रोग कौन से हैं और विरेचन असाध्य रोग कौन से हैं। सीक्वेंस वही है हर चैप्टर का, जो पंचक्रम, जो बीमे पंचक्रम के चैप्टर हैं, बमन, विरेचन, बस्ती, नस, वो सारे सबका एक ही है कि कौन से साध्य हैं, कौन से असाध्य हैं। तो विरेचन के साध्य रोग कौन से हैं, पित्तज रोग, सीधी सी बात है। पहली लाइन आएगी, विरेचन से ठीक होने वाले रोग है पित्तज रोग। पक्वास्यगत रोग, क्योंकि इसका स्थान वही है। ठीक है, योनि रोग, शुक्र रोग, कोष्ठगत और कृमि रोग, ये इनको नाम क्यों है योनि और शुक्र रोग, क्योंकि इसके योनि में जो भी योनि से संबंधित जितनी भी है, मतलब आर्तव, आर्तव किसका है, एक तरीके से रक्त का, रक्त मिश्रित होता है इसमें। तो इसलिए रक्त और किसके सदृश होता है, रक्त और पित्त सदृश, मतलब आश्रय आश्रय भाव से रहते हैं, इसलिए योनि शुक्र। कोष्ठगत, कोष्ठगत किस लिए, क्योंकि जितने भी कोष्ठगत, आमाशय और गृहिणी, ये कोष्ठी तो हैं, इनसे रोग निकालेंगे बाहर, तो इसलिए कोष्ठगत। और कृमि रोगों में विरेचन। जीर्ण ज्वर, आपको पता है कि नव ज्वर में वमन था और जीर्ण ज्वर में विरेचन है। तो इसलिए ज्वर, किसी भी व्यक्ति का अगर पंचक्रम करा रहे हो आप, कोई पेशेंट आया है बुखार का, तो उससे पूछ लेना चाहिए कि आपको ज्वर कितने दिनों से है। गुल्म, कोई भी गांठ हो, ठीक है, मतलब वायु का गोला। कामला, कामला यानी एक तरीके से जॉन्डिस, ठीक है। आर्स, कुष्ठ, प्रमेय, बमन और उदर रोग। कुष्ठ यानी त्वचा से संबंधित रोग, और जितने भी त्वचा से संबंधित रोग होते हैं वो पित्त के विकृति के कारण होते हैं। तो इसमें कुष्ठ, प्रमेय मतलब एक तरीके से शर्करा का मूत्र के साथ बाहर निकलना, प्रमेय। बमन और उदर रोग, किसी व्यक्ति को मान लो बार बार उल्टियाँ आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो मुख से तो उसके बहुत ज़्यादा द्रव निकल रहा है, तो इसके विपरीत चिकित्सा कराओ, विरेचन, सीधी सी बात है। ओके, और उधर रोग, जितने भी पेट के रोग हैं उसमें विरेचन कराना चाहिए। मूत्र आघात, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त। अब देखो ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त, किसी के मान लो मुख से रक्त निकल रहा है, रक्तपित्त चिकित्सा में रक्त निकलता है बाहर, ठीक है। तो ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त, जब मुख से रक्त निकलता है तो उसकी चिकित्सा क्या है, उसके विपरीत गुदा मार्ग से उसकी चिकित्सा कराओ, मतलब विरेचन साध्य रोग। तिमिर, अभिसंधि और कांच, इन रोगों को आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आता ही है कि विरेचन साध्य रोगों को लिखिए 2 नंबर में, कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं। फर्स्ट ईयर में नहीं पूछोगे तो आप PG में कहीं ना कहीं एक टॉपिक इसमें से पूछ लेते हैं। तो ये विरेचन असाध्य रोग कौन कौन से हैं, विरेचन में किन किन रोगों में विरेचन नहीं कराना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कि नवज्वर, नया ज्वर, यक्षमा, बहुत ज़्यादा शरीर मतलब क्षय हो चुका हो, अतिसार, देखो वही बात है, अतिसार में किसकी थी, बमन में, कि बमन साध्य रोग में अतिसार करा सकते हैं, लेकिन विरेचन असाध्य में अतिसार नहीं करा सकते। छत्तगुद और निरूह के बाद, निरूह क्या है, निरूह एक बस्ती का भेद है, तो उसके बाद बस्ती के बाद विरेचन नहीं कराना चाहिए, निरूह बस्ती के बाद नहीं कराना चाहिए विरेचन।
क्रूर कोष्ठी, क्रूर कोष्ठी व्यक्ति है कोई, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वायु का प्रकोप है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर कोष्ठी है, तो उसको पहले स्निग्ध कराओ। अगर इसका कराना है तो पहले स्निग्ध कराओ फिर विरेचन कराओ। अगर ऐसे क्रूर कोष्ठी का डायरेक्ट नहीं करा सकते, अल्प अग्नि किसी व्यक्ति का अगर अल्प अग्नि है, खाना नहीं पच रहा, अपच की स्थिति है, तो उसको भी विरेचन नहीं कराना है। अधोगामी रक्त पित्त और अति स्निग्ध। अधोगामी रक्त पित्त का मतलब है कि जिसके नीचे से गुदा मार्ग से रक्त निकल रहा है और उसको विरेचन नहीं करा सकते। ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त में विरेचन करा सकते हैं, अधोगामी रक्त पित्त में नहीं करा सकते। और अति स्निग्ध मतलब जरूरत से ज़्यादा स्निग्ध है तो भी विरेचन नहीं करा सकते। तो ये आपको याद होने चाहिए 2-2 नंबर में। अब आता है विरेचन विधि। विरेचन विधि में वही है 3, आपको लिखना है कि विरेचन विधि में लिखना है पहली लाइन। तो क्वेश्चन आता है कि विरेचन विधि को सही विस्तार से समझाइए, तो आपको लिखना है कि पूर्व क्रम। विरेचन विधि को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम। 3 लिखने के बाद में आपको वापस लिखना है पूर्व क्रम। पूर्व क्रम के बाद में यहाँ से स्टार्ट करना। ये वीडियो हम अगले मतलब ये टॉपिक हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।